आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि ये न्यूक्लियस हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, वो चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। सिंपल बात। देखिए, अब न्यूक्लियस के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस एक छोटा सा इलाका है, यानी पूरे सेल के अंदर सेंटर है, जिसको ब्रेन ऑफ सेल्स बोला जाता है। ये क्या करता है? पूरे सेल्स को कंट्रोल करता है। अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है, उस सेल को क्या करें, उस न्यूक्लियस को क्या करें हैं, यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, देखिए ये वाला जो इलाका है, ये ऊपर का वो है न्यूक्लियस, और नीचे का जो ऐसा जाली वाला दिख रहा है, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। जो इस डेटो यानी जो पॉइंट्स करके हैं, डीटो करके हैं, छोटे छोटे बूंद हैं, वो बूंदी जो है वो हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम वही होता है जो क्या करता है, प्रोटीन बनाने में काम करता है। और जो इसके ऊपर जो ये वाला ऐसा जाली करके है, ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो ये जो पार्ट्स हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंडोप्लाज्मिक रफ कब होगा? जब उस पर राइबोसोम की प्रेजेंट होगी, यानी राइबोसोम होगा, उसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल। अब देखिए स्मूथ में क्या होगा कि उस पर राइबोसोम की पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, राइबोसोम क्लियर हो गया और आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्लियर हो गया। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि सेल के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन्स होता है, यानी झिल्ली होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। अब देखिए क्या आती है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब ये बात आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जो होगा वो हमारा सेल के यानी कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब क्रोमैटिन एक चैन है, यानी जाल है। ये क्या करता है, क्रोमोसोम और डीएनए दोनों को क्या करता है, आपस में मर्ज कर देता है, यानी मिला कर रखता है। यानी एक छोर क्रोमोसोम का दूसरे डीएनए का दोनों कनेक्ट करता है कौन? क्रोमैटिन जाल। ठीक है, यानी क्रोमैटिन। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस एक ब्लैक कलर का, यानी कि काला धब्बा टाइप का न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। एक न्यूक्लियाइड्स जो ब्लैक कलर का होता है, उसी को न्यूक्लियस बोल देते हैं या फिर न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। गॉट इट। लास्ट बोलता है न्यूक्लियस लैमिला, जो आपको ऐसे हैचिंग करके दिख रहा है, ऐसे ऐसे लाइनिंग करके, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस लैमेला। जो किसके अंदर होता है? हमारे न्यूक्लियस के अंदर वाले हिस्सों को न्यूक्लियस लैमेला बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी आपको मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम। बचा ये आपको, ये जो पोर्स हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे पोर्स हैं। न्यूक्लियस के अंदर होल्स होते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक के। उस होल्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस पोल्स। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस पोर्स बोला जाता है। ये आपका हो गया डायग्राम पूरा डिटेल समझ के। राइबोसोम, क्रोमैटिन जाल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर लिमिला, न्यूक्लियस। ठीक है, इतना जान गए आप। अब देखिए अब इसके आगे क्या है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। क्यों डेफिनेशन जानना हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जानते हैं कि डेफिनेशन हमें क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को समझने में मदद करेगा। तो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ डार्क कलर ऑफ अ स्पाइरल्स ओवर द ओवल डॉट लाइक ए स्ट्रक्चर। यह कैसा है? यह एक काला, यानी कि डार्क मतलब होता है जो गहरा हो, ब्लैक कलर का हो, डार्क कलर्स, स्पाइरल्स या ओवल होता है। स्पाइरल्स उसको बोलते हैं जो इस तरह के, या फिर ओवल अंडा की तरह इसका शेप होता है। डॉट लाइक, ओवल डॉट यानी कि बूंदे टाइप्स का। ठीक है, लाइक ए स्ट्रक्चर, इस जैसा एक संरचना होती है। नियर द सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल के एकदम से सेंटर में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस। यानी कि ये जो हमारा पूरा न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लाइड्स होता है, यानी कि डार्कर, ये वाला डार्कर हिस्सा है, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियस या न्यूक्लाइड्स। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे क्या है, ये क्या है? न्यूक्लियस द प्ले द सेंट्रल रोल इन अ सेलुलर एक्टिविटी एंड रिप्रोडक्शन।
जो न्यूक्लियस होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी किसके लिए, सेलुलर एक्टिविटी, यानी कि जो भी सेल्स को कंट्रोल करना, इधर उधर करना, ये इन सारे एक्टिविटी के लिए हमारा जो न्यूक्लियस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, इतना समझ गए, इतना दिमाग में आ गया है। और क्या करता है, रिप्रोडक्शंस करता है, यानी कि जो अगर सेल डैमेज हो जाए तो फिर न्यू सेल्स यानी सेल डिवीजन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब जहाँ तक आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई है, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, आपको एक भी डाउट नहीं यहाँ पे होगा, ना ही जो भी बोर्ड पे लिखा है आपको सारे के सारे चीज़ एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, क्यों ये होता है हमारे सेल में, और इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं वो क्या हैं, इसी को बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। अगर कोई पूछ दे कि ब्रेन ऑफ सेल्स यानी कि सेल का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सेल ऑफ ब्रेन न्यूक्लियस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, न्यूक्लियस को। ये आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, सेल ऑफ ब्रेन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी के जिस तरह काम करता है उसी तरह न्यूक्लियस उस पूरे सेल्स को काम करता है, यानी कि पूरे एक्टिविटी कमांड सारी चीज़ न्यूक्लियस देता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या करें, हम यहाँ पर वीडियो को कर देते हैं ख़त्म, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,